जय हिंद साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन हाजिर हूं आप सबके बीच 23 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, आप सब प्लीज वीडियो को अंत तक पूरा मन लगाकर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो की डिटेल्स से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ टेलीग्राम पर रात 9:40 पर टेस्ट होता है। आप लोग उसे ज्वाइन जरूर करें और वीडियो को पूरा देखकर उसमें फुल मार्क्स लाने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें। अगर कोई इंप्रूवमेंट लगता है या कोई फीडबैक देने लायक लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही दोस्तों, याद रखें कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही मेरी मेहनत सफल हो सकती है। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस है ए महानदी नदी, बी भार्गवी नदी, सी ब्राह्मणी नदी और डी दया नदी। तो दोस्तों, याद रखें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में महानदी नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है। दोस्तों, टी सेतु उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है जो कटक जिले में महानदी पर बनाया गया है। यह 3.4 किलोमीटर लंबा और 7.5 किलोमीटर चौड़ा पुल है। 7.5 मीटर चौड़ा पुल है। यह पुल बडंबा में गोपीनाथपुर, बांकी में बैदेश्वर और सिंगनाथ पीठ से जोड़ता है। इस पुल को अंग्रेजी अक्षर टी के आकार में बनाया गया है। दोस्तों, आप इस पुल को देख भी सकते हैं कैसे टी आकार में बनाया गया है। यह पुल है जो कि टी आकार में बनाया गया है। इसका नाम दिया गया है टी सेतु। जो किस नदी पर बनाया गया तो आपको याद रखना है महानदी नदी पर। दोस्तों, आप नजर डालेंगे महानदी नदी की तरफ तो आपको बता दें कि महानदी नदी का उद्गम कहां से होता है। सबसे पहले तो यह जान लें, तो महानदी नदी का उद्गम होता है रायपुर के समीप धमतरी जिले से। और दोस्तों, यह राज्य कौन सा होगा तो छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में धमतरी के समीप एक पहाड़ है, पर्वत है, उसका नाम है सिहाबा नामक। तो सिहाबा नाम का पर्वत है, उसके पास से इसका उद्गम होता है। महानदी के अगर हम उपनाम देखें तो महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा तथा उड़ीसा का शोक कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। किस नदी को कहा जाता है? जो महानदी है इसको छत्तीसगढ़ की गंगा और उड़ीसा का शोक कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की आधे से ज्यादा जलापूर्ति महानदी से होती है, जबकि बाढ़ के कारण यह उड़ीसा में बहुत विनाश फैलाती है, इसलिए इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। आगे देखें दोस्तों, तो महानदी की पूरी लंबाई अगर देखी जाए तो इसकी कुल लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग आपको जानकारी मिलेगी, कहीं 851, कहीं 855, कहीं 885 और कहीं 900, लेकिन जहां तक एक्यूरेसी है तो वह 900 किलोमीटर पर है, आप याद रखें। दोस्तों, आगे अगर इसका देखें तो फिर मुहाना देखना होता है नदी का, तो इसका मुहाना होता है बंगाल की खाड़ी में। मतलब यह कहां से? धमतरी जिले, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पास धमतरी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कुल इसकी लंबाई होती है 900 किलोमीटर। महानदी से जुड़े अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो महानदी पर उड़ीसा में एक बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों, साथ ही याद रखें कि यह विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, क्योंकि हीराकुंड बांध मिट्टी के द्वारा बनाया गया है, मिट्टी का बांध है। तो यह टोटल विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में, याद रखें। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है करेगा? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस है ए 150 मिलियन डॉलर, बी 350 मिलियन डॉलर, सी 250 मिलियन डॉलर और डी 500 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों, याद रखें कि एशियाई विकास बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। दोस्तों, एडीबी कार्यक्रम कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को ज्ञान और सलाहकार सहायता भी प्रदान करेगा। तो दोस्तों, किस मंत्रालय को प्रदान की जाएंगी ये सहायताएं? याद रखें, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को ज्ञान और सलाहकार सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह उप कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर शहरी सुधारों के लिए आवश्यक नीतियां और दिशा निर्देश स्थापित करने का प्रयास करता है। यह कार्यक्रम सरकार के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों के अनुरूप है, जो शहरों को आर्थिक विकास के इंजन
के रूप में बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों याद रखें कि पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कौन सहयोग कर रहा है भारत का? एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी। और यह कितने मिलियन का ऋण प्रदान कर रहा है, कितने मिलियन डॉलर का? तो यह याद रखना है 350 मिलियन डॉलर का। अब नजर डालेंगे एडीबी की तरफ, तो एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा हैं और इसका मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है, मनीला में। याद रखना है दोस्तों, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में स्थित है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गोवा और डी राजस्थान। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा राज्य में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में 650 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। उन्होंने समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और ऑपरेशन विजय के दिग्गजों को सम्मानित किया। उन्होंने राज्य में विकास की गति को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की सराहना की। सबसे पहले तो दोस्तों विकास परियोजनाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इन्होंने कितने? तो 650 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है या आधारशिला रखी है। दोस्तों इन्होंने समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और ऑपरेशन विजय के दिग्गजों को सम्मानित किया। तो जो ऑपरेशन विजय था उसके दिग्गजों को, उसमें योगदान देने वाले दिग्गजों को सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा। अब दोस्तों हम नजर डालेंगे गोवा की तरफ, तो यहाँ पर आप छोटे मैप की जगह अब इसको बड़े मैप में देखिए और पहले समझिए। तो आपको बता दें कि दोस्तों गोवा की राजधानी जो है वह है पणजी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडवी नदी के तट पर स्थित है, याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा गोवा की अगर हम सीमाएं देखें तो मात्र 2 राज्यों से, एक महाराष्ट्र और एक कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है। इसकी जलीय सीमा कहाँ लगती है? तो अरब सागर से। दोस्तों एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मांडवी नदी पर गोवा और कर्नाटक की सीमा पर एक है दूधसागर जलप्रपात स्थित है, आपको याद रखना है। तो दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है दूधसागर जलप्रपात, आपको याद रखना है। आगे अब देखेंगे हम गोवा से रिलेटेड ऐसी ही कुछ जानकारी। तो देखते हैं गोवा का स्टैटिक्स। दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी है, मांडवी नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना 30 मई 1987 को राज्य के तौर पर हुई थी, याद रखें। दोस्तों गोवा के राज्यपाल वर्तमान में पीएस श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। दोस्तों आपको बता दें गोवा के पड़ोसी राज्य आपको पता है महाराष्ट्र और कर्नाटक है। गोवा में स्थित वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, याद रखना है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दोनों फर्क समझिए, पक्षी अभ्यारण्य गोवा में, नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। बहुत अच्छे से फर्क समझिए और यहाँ पर कंफ्यूज किया जाता है। कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह भी गोवा में है। और भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह गोवा में है। जबकि यह भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य और बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, यह तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं। दोस्तों गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर दूधसागर जलप्रपात है, आपको यह बताया मैंने मैप के थ्रू भी, आप याद रखें। क्षेत्रफल के दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए तो गोवा सबसे छोटा है। जनसंख्या में पूछा जाए तो गोवा चौथे नंबर पर है। और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? तो सिक्किम, आपको याद रखना है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? तो गोवा, यह है, आपको याद रखना है। गोवा कोरोना मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों पूर्णतः कोरोना मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बना था देश का? तो वह गोवा था। एक कोरोना से रिलेटेड जो करंट है आप बहुत अच्छे से याद रखें और क्वेश्चंस यहां से बहुत बनने वाले हैं आगामी परीक्षाओं में। दोस्तों गोवा कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो गोवा, आपको याद रखना है। प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से गोवा भारत के सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर आता है। तो दोस्तों जो पर कैपिटा इनकम होती है, प्रति व्यक्ति जीडीपी होती है, उसके हिसाब से देखा जाए तो गोवा भारत का सबसे पहले स्थान पर राज्य है। दोस्तों गोवा को भारत का फन कैपिटल कहा जाता है, याद रखें, क्योंकि यहाँ के जो
बीचेस एंड सी बीचेस, वहाँ पर मतलब लोग पिकनिक पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं और लोग वहाँ जाते हैं पर्यटन के लिए, तो इसको फन कैपिटल कहा जाता है गोवा को, भारत का, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड एंड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में कितने घड़ियाल गैबियाल छोड़े हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए 30, बी 45, सी 65 और डी 24। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में पंजाब वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में हाल ही में 24 घड़ियाल छोड़े हैं। दोस्तों ब्यास संरक्षण रिजर्व में घड़ियाल पुनरुत्पादन पंजाब सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। घड़ियाल, जिसे कभी कभी गेबियाल भी कहा जाता है, एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले थूथन के कारण अलग प्रकृति का होता है। तो दोस्तों जो घड़ियाल है आपको यह देखने मिल सकता है, घड़ियाल जिसकी लंबी और पतली चोंच टाइप निकली होती है वो होता है घड़ियाल। दोस्तों इसके बाद खारे पानी के मगरमच्छ होते हैं और मीठे पानी के मगरमच्छ, वो आपको एक क्लास कोई ली थी मैंने, उसमें बताया था, अच्छे से आप उसको डिटेल्स में समझ सकते हैं। तो आपको क्या, घड़ियाल कितने छोड़े हैं? 24। कौन से संरक्षण में? तो ब्यास संरक्षण रिजर्व में। और किस किस के सहयोग से? तो पंजाब वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से यह छोड़े गए हैं। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, देश के किस शीर्ष क्यू खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीत लिया है? आपके ऑप्शन है ए पंकज आडवाणी, बी गीत सेठी, सी सौरभ कोठारी और डी आदित्य मेहता। तो दोस्तों याद रखें कि देश के पंकज आडवाणी जो कि एक प्रमुख शीर्ष क्यू खिलाड़ी हैं, इन्होंने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीत लिया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11वीं बार जीता है। कौन सी बार? 11वीं बार जीता है। किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। और कौन सा? राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है। देश के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी अपने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब का बचाव करते हुए ध्रुव सितवाला को 9 गेम के फाइनल में 5-2 से हराकर 11वीं बार चैंपियन बने। महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स एवं स्नूकर के खिलाड़ी हैं। वे स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों वर्गों में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी हैं। दोस्तों यह लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और याद रखें, स्पोर्ट्स से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इसी तरह से बनते हैं। स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों वर्गों में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? तो पंकज आडवाणी। भारतीय ही नहीं, एशियाई। उन्होंने वर्ष 2006 में दोहा में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों याद रखें कब? तो 2006 में। कहाँ हुआ था? दोहा में। और एशियाई खेलों में कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 20 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 22 दिसंबर और डी 23 दिसंबर। तो दोस्तों याद रखें, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। दोस्तों किसकी याद में मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन की याद में यह मनाया जाता है। उनका जन्मदिन है 22 दिसंबर, जिसको राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों अब इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसकी घोषणा किसने की, इसकी तरफ अगर नजर डालें तो याद रखिए कि भारत के 14वें और तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी 2012 को, दोस्तों 26 फरवरी 2012 को इसकी घोषणा होती है। 22 दिसंबर 2012 को पहली बार राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था, याद रखिए। तो पहली बार कब मनाया गया? 2012 को। मद्रास विश्वविद्यालय में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म पर यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों याद रखें 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाने की घोषणा कब हुई है? 26 फरवरी 2012 को। किसने की थी? प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? आपके ऑप्शंस है ए नागालैंड, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश और डी उत्तराखंड।
तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। इसकी घोषणा 25वीं श्री भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान की गई। उन्होंने पंजाब के लुधियाना में इस्कॉन मंदिर के लिए 2.51 करोड़ रुपए के अनुदान की भी घोषणा की। विशेष रूप से पंजाब सरकार पटियाला में 20 एकड़ भूमि पर भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र भी विकसित कर रही है। दोस्तों अब अगर यह विकसित कर रही है और भविष्य में विकसित होगा कौन सा भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र, तो कहाँ हुआ है यह आपसे जरूर पूछा जाएगा। कहाँ विकसित किए जाने की प्लानिंग चल रही है यह भी पूछा जा सकता है। तो याद रखें कि यह पटियाला में पंजाब में इसकी विकसित किए जाने की प्लानिंग चल रही है और इसका प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही इन्होंने इसको कौन से, तो जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। किसने? पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नू ने। दोस्तों अब देखते हैं हम आगे पंजाब की तरफ। तो पंजाब को अगर हम देखें तो इसकी सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिएगा तो यह पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अगर इसकी राजकीय सीमा देखते हैं तो यहाँ नीचे आप राजस्थान को देखेंगे, यहाँ से हरियाणा को देखेंगे और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को, ऊपर जम्मू कश्मीर को और यहाँ चंडीगढ़ जो कि इसकी राजधानी होने के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा मानेंगे। देखेंगे अब पंजाब से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है जो आपको बताई मैंने। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, याद रखें। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब के राज्यपाल वर्तमान में बनवारी लाल पुरोहित तथा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं दोस्तों, जो कि कांग्रेस से, याद रखना है। पड़ोसी राज्य देखें अगर तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ इसके पड़ोसी राज्य हैं। पड़ोसी देश यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले देश देखें तो पाकिस्तान से यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। प्रमुख नदियां देखें तो सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, जो कि यहाँ की प्रमुख 5 नदियां हैं और इसे ही 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा है। आपको याद रखना है पंजाब का पंजाब नाम क्यों है, क्योंकि यह 5 नदियों की भूमि कही जाती है। कौन कौन सी? सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी। दोस्तों यह महत्वपूर्ण नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र की, आपको याद रखना है। पंजाब में स्थित झीलें देखें तो सुखना लेक चंडीगढ़ में स्थित है और हरीके झील तरन तारण साहिब में स्थित है जो कि पंजाब में स्थित है। बिजली संयंत्र देखें तो गुरु नानक देव थर्मल प्लांट जो कि बठिंडा में स्थित है और रंजीत सागर बांध रावी नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है। याद रखना है दोस्तों कौन सी नदी पर है, तो रावी नदी पर है रंजीत सागर बांध, जो कि कहाँ है? पंजाब में स्थित है। पंजाब में वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें दोस्तों तो हरीके पत्तन वेटलैंड और पक्षी अभ्यारण्य, वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर दोसांझ वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य है। दोस्तों लोक नृत्य देखें तो भांगड़ा लोक नृत्य तो पंजाब का सबको पता होता है और यह कॉमन सा क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं डालता, लेकिन गिद्धा यहाँ का एक और लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य है जो कि लोगों को नहीं पता होता है। तो आपको याद रखना है गिद्धा लोक नृत्य पंजाब से रिलेटेड है। दोस्तों पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार या अनाज की टोकरी भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह उत्पादन में पहले स्थान पर हो इस वजह से, लेकिन उत्पादकता में पहले स्थान पर है। फर्क समझिएगा दोस्तों, उत्पादन ऐसा नहीं कि आप 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ जमीन पर 10 क्विंटल अनाज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर उल्टा है। यहाँ क्या चलता है कि 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर जमीन पर 10 की जगह 15 और 20 क्विंटल अनाज निकालते, तो इनकी उत्पादकता ज़्यादा हुई, इस बात को समझिए। कोई राज्य बड़ा है जिसका क्षेत्रफल बड़ा है तो उसका कुल उत्पादन बड़ा हो सकता है, लेकिन परसेंटेज उत्पादकता में देखा जाता है तो वहाँ सबसे आगे है पंजाब। उत्पादकता सबसे अच्छी किस राज्य की है भारत में? तो पंजाब की। इसी वजह से पंजाब को बोला जाता है भारत का अन्न भंडार या अनाज की टोकरी। आगे देखें तो लुधियाना में उत्तर भारत का पहला ड्राइव इन सिनेमा शुरू होगा। तो उत्तर भारत का पहला ड्राइव इन सिनेमा शुरू कहाँ होगा? लुधियाना पंजाब में, याद रखिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 जीता है? आपके ऑप्शन है ए साइमन हालेप, बी एम्मा रादुकोन, सी वीनस विलियम और डी कैमरून नूरी। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में एम्मा रादुकोन ने महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 चुनी गई हैं। दोस्तों महिला टेनिस खिलाड़ी एम्मा रादुकोन ने बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 जीता है। उन्होंने टॉम डेली और एडम पीटी को दूसरे और तीसरे स्थान पर हराया है।
पहले स्थान पर कौन रहा? एम्मा रादुकानु। दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो याद रखना है टॉम डेली। और तीसरे स्थान पर एडम पीटी रहे हैं, याद रखिए दोस्तों। जबकि इंग्लैंड के पुरुष फुटबॉलरों को वर्ष की टीम और गैरेथ साउथगेट को कोच के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको टीम ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया है, तो इंग्लैंड की पुरुष फुटबॉल टीम को। और साथ ही अगर कोच ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो गैरेथ साउथगेट को कोच ऑफ द ईयर चुना गया है। बहुत अच्छे से याद रखें। जबकि अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है, तो एम्मा रादुकोन को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, भारत में कितने थीम के तहत नदी उत्सव 2021 मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो दोस्तों सबसे पहले तो यह याद रखिए कि भारत में भी हाल ही में नदी उत्सव मनाया जा रहा है। इसकी अगर तारीख पूछी जाए अगर आपसे, तो 16 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में नदी उत्सव मनाया जा रहा है, याद रखिए दोस्तों। यह कितनी थीम के साथ मनाया जा रहा है? तो 4 थीम के साथ मनाया जा रहा है, यह भी याद रखिए। नदी उत्सव भारत में उत्तरकाशी से लेकर केरल तक के 16 राज्यों और 41 जिलों में स्वच्छता, देशभक्ति, प्रकृति और पारिस्थितिकी भक्ति और आध्यात्मिकता के 4 चुने हुए विषयों को के तहत मनाया जा रहा है। दोस्तों कौन कौन से? स्वच्छता, देशभक्ति 2, प्रकृति और पारिस्थितिकी 3, भक्ति और आध्यात्मिकता 4। आप याद रखें, चारों थीम 4 चुने हुए विषयों के तहत मनाया जा रहा है। यह उत्सव 16 दिसंबर से 23 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 16 दिसंबर को। खत्म कब हो रहा है? 23 दिसंबर, यानी कि आज यह खत्म हो रहा है। कब कहाँ कहाँ मनाया जा रहा है? तो उत्तरकाशी से लेकर केरल तक 16 राज्यों में मनाया जा रहा है, जिनके 41 जिलों में यह मनाया जा रहा है। थीम बहुत अच्छे से याद रखें, स्वच्छता, देशभक्ति, प्रकृति और पारिस्थितिकी, भक्ति और आध्यात्मिकता, यह 4 थीम है। देखते हैं आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, भारत में 20 से 25 दिसंबर 2021 तक का सप्ताह किस रूप में मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए सुशासन सप्ताह, बी रोजगार सप्ताह, सी पर्यावरण सप्ताह और डी चिकित्सा सप्ताह। तो दोस्तों याद रखें, भारत में 20 से 25 दिसंबर 2021 तक का सप्ताह सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के सहयोग से सुशासन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। तो दोस्तों कौन करेगा? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके अलावा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रशासन गांव की ओर नामक एक अभियान की योजना बनाई गई है। तो दोस्तों क्या अभियान होगा? प्रशासन गांव की ओर। क्योंकि देखा जाता है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाओं का उतना पहुंच नहीं पाती हैं प्रशासनिक सुविधाएं कहां तक? ग्रामीण क्षेत्रों तक, क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते हैं अपने हक के बारे में और अपनी जिम्मेदारी के बारे में। इसलिए क्या सुशासन के सप्ताह के साथ प्रशासन गांव की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा। दोस्तों यह अभियान की योजना तो बनाई गई है, इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य सेवा वितरण में सुधार और जनता की शिकायतों का निवारण करना होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र की सेवा वितरण में सुधार करना और जनता की शिकायतों का निवारण करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। अभियान का नाम क्या होगा? याद रखें, प्रशासन गांव की ओर अभियान इसका नाम होगा। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों याद रखें, इस वीडियो से रात 9:40 पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्मार्ट लर्निंग हब में इसका टेस्ट होगा, तो आप प्लीज उसे ज्वाइन करें और टेस्ट में फुल मार्क्स लाने की कोशिश करें। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप हमको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।